सो गाइस, क्या जे ऊसो समरस्लैम में जो टैग टीम मैच होने वाला है उसके लिए मेडिकल फिट नहीं है और क्या अब रोमन रेंज को अकेले ही समरस्लैम में वो टैग टीम मैच हैंडल करना पड़ेगा। मतलब ये 2-on-1 हैंडीकैप मैच बनते हुए नजर आएगा अब हमको। सो गाइस, हमने लास्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा था जहां पर जे ऊसो और ब्रॉनसन रीड का मेन इवेंट में टैग टीम मैच हो रहा था। उस टाइम में ब्रॉन ब्रेकर ने आगे जे ऊसो के ऊपर अटैक करा था, फिर रोमन रेंज जे ऊसो की मदद करने आए थे, लेकिन वहां पे ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो और रोमन रेंज के ऊपर भारी पड़ गए। और आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी भी होगी, जो ब्रॉनसन रीड है उन्होंने सुनामी जे ऊसो को भी लगाई थी और रोमन रेंज को भी लगाई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने बैरिकेड में रोमन रेंज और जे ऊसो दोनों को स्पीयर लगा दिया था। और वैसे स्पीयर से तो यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन जो ब्रॉनसन रीड की जो सुनामी है उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ब्रॉनसन रीड एक तो इतना भारी भरकम बनता है और अगर वो टॉप रोप से किसी के ऊपर कूदेगा तो जो जिस सुपरस्टार के ऊपर वो कूदेगा, ऐसे नहीं कि वो उसको इजीली सेल कर ले, उस सुपरस्टार को थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी। क्योंकि आपको याद ही होगा कि सर्वाइवर सीरीज 2024 से पहले, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में तो ब्रॉनसन रीड को इंजरी हो गई थी, फिर उसके बाद वो हमें काफ़ी लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को नहीं मिले थे। लेकिन सर्वाइवर सीरीज से पहले जब सेथ रॉलिंस और ब्रॉनसन रीड की दुश्मनी चल रही, तब आपको एक मोमेंट याद ही होगा, एक बार रॉ के एपिसोड में जब सेथ रॉलिंस अपना प्रोमो कट करके हटे ही थे, उसके बाद जो ब्रॉनसन रीड है उन्होंने मतलब बाय चांस सेथ रॉलिंस के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया था। और उस टाइम पे उन्होंने 9-10 सुनामी सेथ रॉलिंस को लगाई थी और सेथ रॉलिंस को उस सुनामी को खाने के बाद सेथ रॉलिंस हमें कई हफ्तों तक या फिर 1-2 महीनों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाई नहीं दिए थे, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पे नजर नहीं आए थे। तो ऐसे में जो ब्रॉनसन रीड की जो सुनामी है उससे काफ़ी असर पड़ता है, जो मतलब जिसको भी वो देंगे ना वो बंदा उसको ईजिली सेल नहीं कर सकता। तो हमने लास्ट ही रॉ के एपिसोड में देखा था कि जो ब्रॉनसन रीड है उन्होंने जे ऊसो के ऊपर कम से कम 2-3 सुनामी लगाई थी। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को स्टोरी लाइन एंगल के पर्पज से यूज़ कर सकती है। अब आपको पता ही कि लास्ट रॉ के एपिसोड में जे ऊसो ने 2 सुनामी खाई थी ब्रॉनसन रीड से। तो ऐसे में अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ये दिखा सकते हैं कि मतलब या तो वो ऐसे कोई अपने ट्विटर या फिर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे अनाउंस कर सकते हैं, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम वाले दिन ये बता सकते हैं कि ब्रॉनसन रीड की सुनामी खाने के बाद जो जे ऊसो मेडिकल क्लियर नहीं है इस मैच में कम्पीट करने के लिए, फिर ये मैच 2-on-1 हैंडीकैप मैच बन जाएगा, या फिर इस मैच में एक शॉकिंग रिटर्न होगा जो रोमन रेंज का टैग टीम पार्टनर बने। क्योंकि अगर जे ऊसो मेडिकल क्लियर नहीं होते वाला मैच लड़ने के लिए, तो फिर उसके बाद रोमन रेंज को या तो दोनों बंदों को मतलब ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा, जिससे 2-on-1 हैंडीकैप मैच बन जाएगा। नहीं तो फिर यहाँ पर हमें एक शॉकिंग रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि आगे रोमन रेंज का टैग टीम पार्टनर बनेगा। अब यहाँ पे रूमर सोलो सिकोआ के आ रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है नहीं कि सोलो सिकोआ यहाँ पे आगे रोमन रेंज की हेल्प करेंगे, क्योंकि सोलो सिकोआ तो अपनी अलग ही स्टोरी में बिजी है। और सोलो सिकोआ और रोमन रेंज के बीच हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे हमें पता लगे ये दोनों सुपरस्टार फिर से दोस्त बन चुके हैं। वैसे तो रियलिटी में भाई हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी आपको पता है कि हाल फिलहाल में रॉ नेटफ्लिक्स डेब्यू एपिसोड में इनका मैच भी हुआ, तो उस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि रोमन रेंज और सोलो सिकोआ ये अभी सेम पेज पे नहीं है। तो ऐसे में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को स्टोरी लाइन एंगल के पर्पज से यूज़ कर सकती है, वो ये दिखाती है कि जे ऊसो मेडिकल क्लियर नहीं है इस मैच में कम्पीट करने के लिए, तो या तो हमें फिर जे ऊसो की रिप्लेसमेंट में यहाँ पर एक शॉकिंग रिटर्न्स देखने को मिलेगा, और जो वो रिटर्न्स ऐसा होगा कि एंड टाइम पे वो पूरी गेम चेंज कर देगा। मतलब आपको पता ही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन सारी चीज़ों के लिए जाने चाहती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्ट्रैटेजी होती है एंड टाइम में गेम चेंज करने की। तो अगर जे ऊसो इस मैच में मेडिकल क्लियर नहीं होते हैं लड़ने के लिए, तो हमें फिर एंड टाइम में या तो कोई शॉकिंग रिटर्न देखने को मिल सकता है जो कि पूरा गेम चेंज कर देगा। अब मैंने यहाँ पे शॉकिंग रिटर्न्स कहे तो कुछ लोग मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे एक्सपेक्टली ब्रॉक लेसनर को ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ब्रॉक लेसनर आएंगे और वो रोमन रेंज के टैग टीम पार्टनर बनेंगे और वो ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर अटैक करेंगे, मतलब रोमन रेंज की हेल्प करेंगे यहाँ पे ब्रॉक लेसनर। अब ब्रॉक लेसनर आए या ना आए वो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले ये तो पता लगे ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले एंगल की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले एंगल की तरफ जाती है तो या तो 2-on-1 हैंडीकैप मैच बनेगा, या फिर इस मैच में कोई शॉकिंग रिटर्न्स देखने को मिलेगा। तो गाइस, अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़े कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस है। तो कोडी रोड्स और केविन ओवेंस की हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत ही अच्छी राइवलरी देखी, और इनका लास्ट मैच हमने देखा था रॉयल रंबल 2025 में, जहां पर कोडी रोड्स ने अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप केविन ओवेंस के अगेंस्ट एक टीएलसी मैच में डिफेंड करी थी। आई थिंक उस वाले इवेंट में वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने में सक्सेसफुल रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के मैच को लेकर एक बहुत बड़ी बात पता लगी है। काफ़ी सारे फैंस को ये बात पता होगा कि अभी नेटफ्लिक्स ने अनरियल नाम की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करे। उस डॉक्यूमेंट्री में हमें एक पार्ट ऐसा दिखाया गया है कि जहाँ पर जो केविन ओवेंस है वो कोडी रोड्स से माफ़ी मांग रहे हैं। असल में केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के मैच में एक बॉच हो गया था, जिस वजह से कोडी रोड्स को एक नेक इंजरी हो सकती थी, जो कि अभी केविन ओवेंस को है। तो उस वाले बॉच के लिए केविन ओवेंस बैक स्टेज जो रॉयल रंबल 2025 जो हुआ था ना, उसमें कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का जब मैच हो गया था, तो उस वाले मैच में जब वो बॉच हुआ था, उस मैच के बाद बैक स्टेज केविन ओवेंस उस बॉच के लिए कोडी रोड्स से माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं।
मैं उस वाले वीडियो क्लिप में सीधा सीधा दिख रहा है कि केविन ओवेंस से कोडी रोड्स से माफ़ी मांग रहे हैं। केविन ओवेंस ये कह रहे हैं कि मतलब उनकी इंटेंसिटी थी कि कोडी रोड्स को लैडर के ऊपर वो लेकर जाएंगे, फिर लैडर के ऊपर लेट आगे वो कुछ करने वाले थे, लेकिन वहाँ पे जो लैडर है वो गलत तरीके से लगी हुई थी, तो इस वजह से जो कोडी रोड्स की नेक है वो उस पर लैडर के ऊपर लगने वाली थी, लेकिन वो किस तरह से बच गए। केविन ओवेंस ने बैक स्टेज रॉयल रंबल 2025 में जो उनका मैच हुआ था, उस मैच के बाद कोडी रोड्स से माफ़ी मांगी, तो इससे ये चीज़ पता लगती है कि सुपरस्टार अपने मन में एक दूसरे को लेकर कितनी रिस्पेक्ट रखते हैं, और यही एक ऐसी चीज़ है जो मतलब फैंस के मन में सुपरस्टारों को लेकर रिस्पेक्ट जनरेट करता है। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस अभी हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स ने अनरियल नाम की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करी है, जैसे कि मैंने अभी पहले जिक्र करा था उसके बारे में। तो उस डॉक्यूमेंट्री में WWE के कुछ बिहाइंड द सीन्स दिखाए गए हैं, तो आपको उस डॉक्यूमेंट्री को जाके देखना चाहिए। बाकी अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली होगी तो चेक करो कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दो। सो गाइस अपनी नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है WWE के ड्राफ्ट से। तो WWE ड्राफ्ट को लेकर है लास्ट जो हमने अपडेट सुनी थी वो ये सुनी थी कि रेसलमेनिया के बाद WWE ड्राफ्ट हमको देखने को मिलेगा, लेकिन हाल फिलहाल के टाइम पे तो ड्राफ्ट को लेकर हमें कोई अनाउंसमेंट नहीं सुनने को मिली WWE की तरफ से, और ना ड्राफ्ट को लेकर कोई अपडेट आ रही है। तो ड्राफ्ट को लेकर आखिर क्या सीन चल रहा है, क्यों हमें ड्राफ्ट देखने को नहीं मिल रहा, जबकि फैंस हर साल ड्राफ्ट के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो यहाँ पर PW इनसाइडर की रिपोर्ट में ड्राफ्ट के बारे में पता लगे कि आखिर ड्राफ्ट का WWE में क्या फ्यूचर होने वाला है। PW इनसाइडर ने अपनी रिपोर्ट्स में क्लियरली बता दिया कि ट्रिपल एच ड्राफ्ट को इतना जरूरी नहीं समझते। जो ड्राफ्ट था वो विंस मैकमैन के टाइम पर ही इतना ज़रूरी था, मतलब विंस मैकमैन ड्राफ्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते, लेकिन ट्रिपल एच की नज़रों में ड्राफ्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, और ट्रिपल एच यहाँ पर स्टोरी लाइन में कोई ना कोई रीज़न निकाल देते जिससे जो रेसलर्स है वो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में ईजिली स्विच कर लेते हैं। तो शायद हमें आने वाले टाइम में WWE का ड्राफ्ट हटता हुआ भी नजर आ सकता है। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी तो लाइक की बने तो कोई मत जाने, इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे बताना कि आप क्या थॉट्स है इस बारे में। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पर रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो इसी शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।